सो दिस इज अ सेकंड पैसेज ऑफ अ रीडिंग फर्स्ट, द फ्यूचर नेवर डाइज, भविष्य कभी मरता नहीं है। सच्ची में क्या भविष्य कभी मरता नहीं, क्या मर ही जाता है भविष्य, मरा ही पड़ा भाई है ना। आप लोगों में से वैसे अनफॉर्चुनेटली कितने सारे होंगे, ठीक है, जिन्होंने पता नहीं दूसरी तीसरी बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो भविष्य कहाँ बचा है अब यार, तीसरी चौथी चार चार बार एग्ज़ाम दे लेते हैं, पता नहीं कहाँ। चलो फिर भी लेट्स लीव दैट। सेकंड पैसेज अपना रीडिंग टेस्ट 1 का PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से अगर नहीं करी तो। एंड सॉरी, एज ऑलवेज इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी फील फ्री टू फ्री अस, ठीक है। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि भाई हम लोग ना फ्री में सर्विसेज देते हैं। ये नहीं कि फ्री में फाइल लगा देंगे आप लोगों की, फाइल वाला तो हमने अभी तक कुछ भी नहीं करा, लेकिन कम से कम हाँ ठीक है, एक बातचीत करने से एक व्यू पॉइंट तो मिलता है ना कि भाई हमारी फाइलिंग क्या है क्या नहीं है। क्योंकि यार सीरियसली इफ़ आई एम, मतलब मेरे को फील होता है ऐसा कि बहुत सारे 75% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सच्ची में आइल्स की जो एग्ज़ाम फीस है, एग्ज़ाम कोचिंग फीसेस हैं, इवन की फाइलिंग चार्जेस हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकते। तो अगर आप लोगों के पास ना पहले से पता होगा कि भी क्या चीज़ है, क्या ज़रूरत है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है ना, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो कम से कम आप लोग सामने वाले के साथ बैठ के नेगोशिएट तो कर सकते हो। सो दैट इज़ वाई वी ऑल आर डूइंग दिस। नहीं अदरवाइज यार कौन इतना मत्था मारे किसी के साथ है, कौन रीडिंग डिस्कशन दे इस चीज़ की। पता है भी हाँ आप लोग आंसर ढूंढ सकते हो, बड़े आराम से ढूंढ सकते हो, एंड स्टिल वी आर डूइंग दिस वाई, बिकॉज वी केयर अबाउट यू, है ना। सो दिस इज़ वाई एंटायर गरुड़ा टीम इट्स ऑलवेज ऑलवेज फॉर यू एंड यू कैन आस्क एनीथिंग, ठीक है। अगर आप लोगों को सीरीज भी चाहिए हो तो तब भी बताओ एंड वी विल वर्क ऑन दैट। एंड आंसर साइंस के ये नोट डाउन कर लो, पहले चेक कर लो किसके कितने ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि भाई हाँ ठीक है हमारे इतने ठीक हो रहे हैं, कोई हेल्प हो भी रही है इन डिस्कशन से कि नहीं, कि ऐसे ही फालतू में बस कर ही जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे आंसर हैं चेकआउट कर लो। एंड उसके बाद हाँ जी 14वें क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 13वें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे 13 के 13। 14 क्वेश्चन देखो, इट सीम्स यस नो नॉट गिवन है, इट सीम्स प्रिडिक्टेबल दैट सम स्पीसीज विल डिसअपियर, कि भी ये प्रिडिक्टेबल सा लगता है कि भी हाँ ठीक है कुछ स्पीसीज खत्म हो जाएंगी, मर जाएंगी, सीम्स प्रिडिक्टेबल लगता है। 14वां क्वेश्चन हम लोग चलेंगे ए पैराग्राफ में, उसमें क्या है लास्ट की 4-5 लाइनों में लिखा हुआ है, मार्क हम लोगों ने कर रखा है। मैनी ऑफ दोज फेलो स्पीसीज, भाई जो फेलो स्पीसीज है नाउ सीम्स बाउंड टू बिकम एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब होता है खत्म हो जाना, डिसअपियर होता है खत्म हो जाना, सीम्स बाउंड टू मतलब उनका भाई किस्मत में लिखा जा चुका है कि भाई वो एक्सटिंक्ट होंगे ही होंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, सीम्स प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल मतलब क्या होता है भविष्यवाणी, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सीम्स बाउंड टू, हाँ कि भी लगता है एक ही बात होती है, और प्रिडिक्टेबल भी एक ही बात होती है, तो हम क्या लगाएंगे इसका आंसर यस भाई हाँ ठीक है डिसअपियर हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। 15वां क्वेश्चन देख लो, द नेचर ऑफ द अर्थ एंड ह्यूमन बायोलॉजी मेक इट इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग टू सर्वाइव अनदर मिलियन ईयर्स, कि जो नेचर है ना अर्थ का, जो ह्यूमन बायोलॉजी है कि हम जिस प्रकार से यहाँ पे रह रहे हैं, ये इम्पॉसिबल सा लगता है ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे अनदर मिलियन ईयर की आगे आने वाले एक जो मिलियन ईयर्स हैं हम लोग वहाँ पे शायद जीवित ही ना बचे। अनदर मिलियन ईयर मतलब 1 मिलियन ईयर और। तो यहाँ पे देखो 15वें को उसी के साथ लिख रहे हैं, बट हाँ कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, डिसअपियर, लेकिन अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन कुड एंड शुड, भाई हाँ सकता है और होएगा, कंटिन्यू टू लिव अलोंगसाइड अस, कि उनमें से ज़्यादातर जो जीवित पशु पक्षी होंगे वो अपने साथ जीवित रहेंगे। सच ए फ्यूचर में सीम आइडियल एंड सो इट इज़, इस तरह का फ्यूचर क्या है दिखता भी है और है भी, ऐसी ही बात है कि भी वो हमारे साथ ही तो जिएंगे, वो नहीं इधर उधर जाने वाले, वो मरेंगे नहीं, कुछ मर जाएंगे ठीक है, लेकिन हम लोगों के साथ बहुत लंबे समय तक क्या है बाकी की जो प्रपोर्शन ऑफ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन होगा क्या है वो जिएंगी, ये इन लोगों ने लिखा है। और 15वां क्वेश्चन ये क्या बोलता है कि हम लोग ही नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, ये तो गलत है ना, वो तो बोल रहे हैं कि हमारे साथ स्पीसीज भी जिएंगी, हमारे साथ मतलब ह्यूमंस के साथ, ये बोलते हैं कि हम लोग सर्वाइव नहीं करेंगे, तो आंसर इज टोटली रॉन्ग। 16 एनी इरप्शन बाय येलोस्टोन इज लाइकली टू बी मोर डिस्ट्रप्टिव देन अ प्रीवियस वोल्केनिक इरप्शन, कि इरप्शन का मतलब होता है फूटना, वोल्केनो होते हैं जो हमारे क्या बोलेंगे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी में से जब जो फूटते हैं ना उसको बोलते हैं इरप्शन ऑफ अ वोल्केनो। येलोस्टोन क्या है, एक वोल्केनो का ही नाम है भाई। जो वोल्केनो जब ये इस बार फूटेगा ना, लाइकली टू बी मोर, ये प्रीवियस से भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मतलब खतरनाक होने वाला है। ये बात सही है क्या, अगर ज़्यादा खतरनाक होगा तो दैट मीन्स क्या आएगा इसका हमारे पास यस, अगर ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा तो आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स। देख लेते हैं कि मोर डिस्ट्रक्टिव है या नहीं है। तो 16वें के लिए हम लोगों को चलना चाहिए पैराग्राफ नंबर डी में, हम लोगों ने मार्कडाउन पहले से ही कर रखा है। देखो
हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ हाईलाइटेड लाइन, सारी तो नहीं पढ़ने वाले हैं ना। तो हाईलाइटेड लाइंस के ऊपर आप लोगों को भी ये हमने डबल डबल हाईलाइट कर रखा है, अलग अलग रंगों से कर रखा है, ताकि आप लोगों को एकदम से दिखे कि भी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, देखो द मॉडर्न सर्वे शो दैट, ये एक मॉडर्न सर्वे है डी पैराग्राफ की 4th लाइन में क्या करता है, शो दैट इट्स सेंटर इज नाउ राइजिंग। भाई उसका सेंटर किसका, येलोस्टोन की बात हो रही है, हर जगह वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। समटाइम इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स, कि लगभग लगभग 200 मिलियन सालों में आने वाले में येलोस्टोन कुड इरप्ट अगेन, वो दोबारा होगा। एंड व्हेन इट डज, जब ये होगा, द होल वर्ल्ड विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, जो सारा का सारा संसार है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा बिल्कुल। मतलब प्रीवियस ने तो चलो थोड़ा बहुत असर डाला था, ठीक है, जो प्रीवियस उसमें हमारे पैराग्राफ्स में लिखा हुआ, लेकिन ये वाला क्या है, ये तो भाई साहब तबाही कर देगा। येलोस्टोन कुड इरप्ट टुमारो, ये कल को हो सकता है, बट देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट इट विल गिव अस अनदर मिलियन ईयर, लेकिन ये हमको सिर्फ मतलब 1 मिलियन और ही देगा। एंड दैट इज श्योरली इनफ टू गोइंग इन विद, ठीक है, वो क्या है, इतना बहुत है कि हम उसके साथ साथ हो लेंगे भाई। इट सीम्स सेंसिबल टू अज्यूम दैट दिस विल बी द केस, कि भी ऐसा हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, यस, सही बात है। अभी अगर हुआ तो प्रीवियस से ज़्यादा खतरनाक होगा। स्टार में का देख लो, नोट गिवन है, ठीक है, मेरे को तो कहीं नहीं मिला, आप लोग बता देना। 18 क्या है, नो। इफ द वर्ल्ड बिकम अनइनहेबिटेबल, अगर भाई संसार अनइनहेबिटेबल, देखो इनहेबिटेबल का मतलब होता है रहने के योग्य, अन अगर आगे लग जाए तो रहने के योग्य, वो नहीं बचा, दैट मीन्स हम लोग वहां पे रह नहीं सकते। इफ द वर्ल्ड बिकम अनइनहेबिटेबल इट इज मोर लाइकली टू बी अ रिजल्ट ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर, कि भी ये नेचुरल डिजास्टर होगा। अगर रहने योग्य नहीं बचा तो वो नेचुरल डिजास्टर के कारण ही रहने योग्य नहीं बचेगा। तो ये क्या बात सही है क्या गलत है, वो देख लेते हैं। 17वें के लिए नहीं, 18वें के लिए हम लोगों को चलना चाहिए एफ पैराग्राफ में। एफ पैराग्राफ में हाईलाइटेड लाइंस को पढ़ेंगे हम लोग। चौथी लाइन है 65 मिलियन ईयर्स है, वहां से पढ़ते हैं। सो अगेन देयर सीम्स नो इमीडिएट रीजन, चौथी लाइन में आ जाओ। सो अगेन देयर सीम्स नो इमीडिएट रीजन फॉर अ डिसअपियर, द अर्थ इज इंडीड एन अनसर्टेन प्लेस, कि जो अर्थ है ना भाई वास्तव में वो अनसर्टेन प्लेस है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी सर्टेन नहीं है। अनसर्टेन का मतलब कुछ भी पक्का है ही नहीं। इन ना अनसर्टेन यूनिवर्स, पहले तो पृथ्वी अपने आप में अनसर्टेन है, इसका कुछ नहीं पता, फिर ऊपर से ये अनसर्टेन यूनिवर्स में रहती है, इसका कुछ नहीं पता। बट विद द एवरेज लक, अगर हमारा लक अच्छा रहा, इट शुड डू अस वेल एनफ, तो हमारे साथ ये ठीक ठाक तो कर ही देगी। इफ द वर्ल्ड डज बिकम अनहॉस्पिटेबल, अनहॉस्पिटेबल का मतलब होता है अनइनहेबिटेबल, ठीक है, रहने योग्य ना होना, इन द नेक्स्ट फ्यू थाउजेंड्स और मिलियन ईयर्स, देन इट विल प्रोबेबली बी आवर ओन फॉल्ट। ओन फॉल्ट मतलब हमारी ही गलती होगी। अगर वो रहने योग्य नहीं बचती ना धरती, तो ये हमारी ही गलती होगी। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि ये नेचुरल डिजास्टर होगा, ये तो गलत बात है। लोकेशन तो बोल रही है कि हमारी ह्यूमन मेड होगी, नेचुरल डिजास्टर नहीं। आंसर क्या हुआ, नो। 19 का नोट गिवन है, पॉलिटिशियन करंटली इन पावर सीम अनलाइकली टू चेंज देयर वे ऑफ थिंकिंग। भाई पॉलिटिशियन तो ऐसे ही होते हैं किसी देश में चले जाओ, मेरे को नहीं पता वो जीत कैसे जाते हैं, बट वो हमेशा कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें ही करते हैं। नोट गिवन है इसका। उसके बाद हुआ 20th। अभी हम लोग चल पड़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। नो मोर देन 2 वर्ड्स है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पहले देखो, हमेशा क्या करना, कभी भी कोई चीज़ ढूंढनी हो ना, तो ग्रेविटी ऑफ द मैटर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज वाई आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन। ग्रेविटी ऑफ द मैटर, व्हाट डज इट मीन, कि भाई जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड को पकड़ो, उसका जो बारीक धागा होता है ना, कम से कम उसको पहचानने की कोशिश करो कि वो क्या बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, अब जैसे देखो, अगर तुम लोगों में से किसी ने पीटी पहले करी हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि ग्रामेटिकल चीज़ देख के हम लोग उसके आंसर्स डाल लेते हैं। तो सेम थिंग हम अप्लाई कर सकते हैं हमारी आइल्स में। कैसे, कि अगर किसी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर चाहिए, तो 2-3 तरीके से देखो, ग्रामेटिकल देखो, सेंस देखो, उसके बाद चेक करो सिनोनियम्स, फिर हम लोग जब लोकेशन पे पहुंचेंगे तो बड़े आराम से अपने को क्या है उसका आंसर मिल जाता है। जैसे द अर्थ कुड बिकम अनहॉस्पिटेबल, ये हम लोग वहीं जाएंगे जहां से हम लोगों ने क्वेश्चन का आंसर देखा था। लाइक अदर प्लेनेट थ्रू द मेजर चेंज इन द डैश, भाई किसी एक चीज में चेंज होएगा, उसके बाद डॉट वोल्केनिक इरप्शन ऑफ समथिंग। वोल्केनिक इरप्शन ऑफ समथिंग क्या, वो अलग सेंटेंस है ना, किस चीज में चेंज होएगा, बदलाव क्या होगा वो देखना। अब चेंज के हम सिनोनियम देखते रहेंगे। 20 का देखो सी पैराग्राफ का क्या बोलते हैं, अदर प्लेनेट, वहां पे अदर प्लेनेट यहाँ पे लिखे ना, सेम मिल गया। इन द सोलर सिस्टम आर क्वाइट बियॉन्ड हैबिटेशन, कि वो हैबिटेशन से बियॉन्ड है, मतलब वहाँ पे जीवन संभव है ही नहीं। बिकॉज देयर टेम्परेचर इज फार टू हाई और टू लो टू बी इंड्योर, कि भी वो सहन करने से या तो बहुत ऊपर है या बहुत नीचे है, दो ही बातें होगी। तो इसका कारण क्या हुआ कि वो अनहॉस्पिटेबल है, दैट मीन्स क्या होगा, वो टेम्परेचर के कारण हुआ। तो आंसर क्या हुआ, चेंज इन द टेम्परेचर।
वोल्केनिक इरप्शन, आगे देख लो 21वां, वोल्केनिक इरप्शन ऑफ डैश कैन लीड टू शॉर्टेज ऑफ समथिंग इन अ वाइड एरिया। बड़े एरिया में एक चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी, किसके कारण हो जाएगी, कैन लीड टू मतलब लेके चलना, भाई किसके कारण हो जाएगी वो देख लेते हैं हम लोग। इरप्शन ऑफ, कोई चीज़ का इरप्शन होना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम लोग चल पड़ते हैं सी पैराग्राफ में। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले तो हम लोग पढ़ो ये येलो वाला, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं बिल्कुल यहाँ से, ठीक है, द कोर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, द कोर ऑफ द अर्थ इज हॉट, बहुत गर्म है, विच इन मैनी वेज इज गुड फॉर अ लिविंग क्रिएचर, वो लिविंग क्रिएचर्स के लिए बहुत जरूरी है, बट एवरी नाउ एंड अगेन, वो अब भी और फिर भी, द मोल्टन रॉक बस्ट थ्रू द वोल्केनोज इन द सरफेस, जो मोल्टन रॉक होती है, रॉक मतलब जो पिघला हुआ लावा है, वो वोल्केनोज मतलब ज्वालामुखी हैं, उनमें से बाहर आता है, ठीक है। जब बाहर आता है तो वो बहुत इरप्शन होता है, जब इरप्शन होता है तो बहुत देखने में तो लगता है कि ये वोल्केनिक इरप्शन छोटा सा, लेकिन गाइस जो उसकी वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, राख होती है, जो ऐश होती है, वो बहुत बड़े स्तर पे मतलब फैल जाती है। जब वो ऐसा होता है ना, तो उसका एक, आप लोगों को क्या दे रखा है यहाँ पे सी पैराग्राफ में, लास्ट की 2-3 लाइनों में हम लोगों को उसका एक रिजल्ट दे रखा है। उसमें यूएसए में हुआ, ठीक है, उसके बाद 1815 में ये तुम्बारा इन प्रेजेंट इंडोनेशिया यहाँ हुआ, एक्सपेल्ड सो मच ऐश, उसने इतनी सारी ऐश फैला दी वातावरण में, ठीक है, यहाँ से पढ़ रहे हैं हम लोग, एटमोसफियर में इतनी सारी ऐश फैला दी इनटू द अपर एटमोसफियर, दैट क्लाइमेटिक इफेक्ट सीरियसली हार्म्ड फूड प्रोडक्शन। भाई किस चीज़ को नुकसान हुआ, फूड प्रोडक्शन को, अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब वाइड एरिया, तो किसको नुकसान हुआ, नुकसान हुआ भाई साहब शॉर्टेज ऑफ फूड। हार्म का मतलब क्या हुआ, नुकसान होना फूड प्रोडक्शन को, तो उसको क्या है, हार्म हुआ वाइड एरिया मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड। गॉट इट। अब देख लो 23वां 24वां, एन एस्ट्रॉइड हिटिंग द अर्थ कुड क्रिएट अ डैश दैट कुड रिजल्ट इन अ न्यू समथिंग। अगर एस्ट्रॉइड गिरता है धरती पर तो वो कुछ क्रिएट करेगा, मतलब बनाएगा, क्या बनाएगा वो हम लोगों ने देख लेना है। हाँ, दैट वुड रिजल्ट इन अ न्यू, न्यू मतलब वो पहले भी हो चुका है, दोबारा होएगा, न्यू का तो मतलब यही होगा, नया भी होता है वैसे तो, पर चलो फिर भी देखते हैं एक बार। ई पैराग्राफ में चलते हैं। ई पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे, देखो हम लोगों ने जो पेन से मार्क कर रखा है सिर्फ वही देखो, एक एक शब्द, सबसे पहले ये वाला देखना, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे ऐसे करते करते देखो। भैया एस्ट्रॉइड है द साइज ऑफ अ स्मॉल आइलैंड हिटिंग द अर्थ 15,000 किलोमीटर एन आवर, अगर वो इस स्पीड से आता है, ठीक है, टक देने उस पर लगा धरती पे, रिलेटिवली मोडेस्ट स्पीड बाय द स्टैंडर्ड ऑफ अ हैवीली बॉडीज, वुड स्ट्राइक द ओशन बेड, वो ओशन बेड पे आके गिरेगा, मतलब देखो ना यहाँ पे अपना ओशन बेड है, कितना सारा पानी है, वो एकदम से टक देने आके यहाँ पे गिरेगा, या कहीं पर भी गिरे वो ओशन बेड को, बेड मतलब जो वो निचले धरती है ना, पानी के नीचे थोड़ी सी धरती तो होगी, वो उसको हिला देगा। जब उसको वो हिला देगा, वुड स्ट्राइक द ओशन बेड लाइक अ रॉक इन अ पडल सेंड अ टाइडल वेव, जैसे हम नहीं एक छोटा सा पत्थर फेंकते तो कितनी सारी लहरें उठती हैं, तो इसी प्रकार से बड़ी लहरें उठेंगी राउंड द वर्ल्ड, एज हाई एज अ स्मॉल माउंटेन एंड एज फास्ट एज अ जंप जेट, वो छोटे पहाड़ जितनी बड़ी बड़ी टाइडल वेव होंगी, जंबो जेट से फास्ट होंगी, एंड प्रोपेल अस इनटू एन आइस एज, वो अपने को एक आइस एज में धकेल देंगी। प्रोपेल का मतलब कहता है धकेल देना, वैसे प्रोपेलर का मतलब होता है जो घूमते ना, जैसे टरबाइन के पीछे जो पंखे लगे होते हैं उनको प्रोपेलर बोलते हैं, प्रोपेलर मतलब धकेलना। तो टाइडल वेव उठेगी, वो अपने को आइस एज में भेज देगी। तो इसी के साथ देखो भाई, वो टाइडल वेव उठेगी, क्रिएट अ टाइडल वेव, जो कि रिजल्ट मतलब अपने को एक नया क्या मिलेगा, आइस एज, ठीक है। उसके बाद डॉट डॉट के बाद अगला सेंटेंस, प्लान्स आर बीइंग मेड अस टू यूज डैश टू डिफ्लेक्ट एस्ट्रॉइड हिटिंग फॉर द हिटिंग हेडिंग फॉर द अर्थ, की जो हेडिंग मतलब होता है हमारी तरफ, जो अर्थ की तरफ आ रही हैं, उनको हम लोग डिफ्लेक्ट मतलब होता है अपना एक पथ से भटका देना, ठीक है। किसी को अपने पथ से भटका देने को क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्ट करना। तो वो डिफ्लेक्ट हम लोग उसको कर देंगे, कैसे डिफ्लेक्ट कर देंगे, इसके लिए देख लेते हैं क्या हम लोगों ने दिमाग लगा दिया। ये बोलते हैं आइस एज से ही आगे बढ़ते हैं, दैट कुड लास्ट फॉर अ सेंचुरीज, देयर आर प्लान्स, प्लान्स हम लोगों ने बना लिए पहले ही बाय द वे, टू हेड ऑफ सच अ डिजास्टर, कि हमको ऐसे डिजास्टर से बच सकते हैं, कैसे, इंक्लूडिंग रॉकेट्स टू पुश अप्रोचिंग एस्ट्रॉइड इनटू द न्यू ट्रेजेक्टरी, मतलब पुश उनको, देखो ये अर्थ की तरफ अगर कोई एस्ट्रॉइड ऐसे आ रहा है, हमने उसको क्या करा, एस्ट्रॉइड को रॉकेट मारा, और उसके बाद क्या करेगा, वो अपनी ट्रेजेक्टरी बदल लेगा और अर्थ पे टकराएगा नहीं। ट्रेजेक्टरी का गाइस का मतलब क्या होता है, ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है एक ऐसा रास्ता, जिस रास्ते से कोई चीज़ जा रही है उसको ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। जैसे हमारी जो अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है, वो होगी एक ट्रेजेक्टरी। मार्स अपनी एक
धारा में घूमता रहता है वो होगी अलग ट्रेजेक्ट्री। अब जो अपने को पता है कि भी हाँ ठीक है भाई 24 घंटे के बाद ये जो एस्ट्रॉइड है अपनी धरती पर टकराएगा, जो अगर हमने उसका रास्ता ही बदल दे तो क्या होएगा, वो टकराएगा नहीं। रास्ता कैसे बदलने, रॉकेट्स की हेल्प से। ये लोग ऐसा बोलते हैं। तो रॉकेट्स की हेल्प से का मतलब क्या होगा, यूज रॉकेट्स टू डिफ्लेक्ट एस्ट्रॉइड हेडिंग फॉर द अर्थ। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्या है, ये 25वां क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है और हमारे पास बचता है एक क्वेश्चन 26वां। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रीडिंग पैसेज। ठीक, इसका आंसर कभी नहीं मिलता बॉस, आई एम डन। ठीक है, अगर आप लोगों के पास ना, आप लोगों के पास भी कभी भी ये ऐसे क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द पर्पज, व्हाट इज द मेन पर्पज, एक ही नंबर का होता है, इसके ऊपर अगर आप लोगों ने ना 2-3 मिनट खराब कर दिए तो आप लोग तो गए। सोच के देखो यार भी, रीडिंग पैसेज बना आप लोगों को यार, मतलब मैं देखो ऐसा नहीं बोलता कि हाँ ठीक है, डिस्करेज करने वाली बात नहीं है, लेकिन देखो प्रैक्टिकलिटी तो प्रैक्टिकलिटी है। अगर हमको एक लाइन समझ के आंसर नहीं मिलता, कभी कभी 2 लाइनें समझ के नहीं मिलता, जो जबकि साफ साफ लिखा होता है, तो पूरा पैसेज कैसे समझ में आएगा। और उस समझ को हम लोगों ने निचोड़ बनाकर यहाँ पर एक ABCD में से एक चूज करना है, तो कैसे करोगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करो, एक बार के लिए छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बाद में टाइम बचेगा तो वापस आएंगे तो कर लेंगे, फिर क्या हो गया, एक ही नंबर तो है, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। आई नो दैट एक नंबर इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी अगर एक नंबर हम बाद में अटैम्प्ट कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो राइटर की ओपिनियन है, राइटर का पर्पज़ क्या है यहाँ पे लिखने का, तो वो समझने के लिए आपको लिटरेचर, दैट मीन्स उसका जो भाव है लिखने के पीछे का, वो समझना पड़ेगा। एंड हाउ कुड यू इवन अंडरस्टैंड दैट, इवन if you cannot understand the 1 line, 2 line, 3 lines, you guys cannot even find the fill in the blanks यार। so how come you understand the whole passage, the meaning behind it, the essence of it, crux of it, how could you understand that। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपनी पावर्स को पहचानो, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देने में ही भलाई होती है। हाँ, एक बता देता हूँ, अभी भी एक चीज़ बता देता हूँ मैं। अगर यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आंख मीच के बी और सी में से लगा दो। पहले तो जो आप लोगों को समझ में आए वो लगाओ, अगर कुछ ना बचे तो बी और सी में से एक लगा दो, कोई ना कोई तो ठीक हो ही जाएगा। ठीक है, अगर टाइम ना बचे तो तुक्का लगाने की बात आ जाए तभी, अदरवाइज तो चलो ठीक है, आंसर ढूंढो, मैच मिलाप करो फिर लगाओ। तो अदरवाइज इनके मैंने तो कभी देखो ढूंढे नहीं यार। ठीक है, कभी ढूंढने की कोशिश भी अगर करोगे तो टाइम ही ख़राब करोगे, यही बात है और तो कुछ नहीं। तो बाकी इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ 26 में, अगर कहीं से लिखा होएगा तो मैंने मार्क कर रखा है, तो नहीं देखो नहीं कर रखा मैंने मार्क, तो देख लेना अपना अपना। ठीक है, तो इसी के साथ आज वाला पैसेज अपना होता है ख़त्म। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।